हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हैं तो आपकी कंपनी या आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से ईपीएफ डिडक्ट करती है, जो आपकी सैलरी का 12% हो सकता है या फिर 1800 रुपये तक फिक्स्ड पर मंथ भी हो सकता है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ईपीएफ रूल्स, इसके बेनिफिट, कैलकुलेशन और विड्रॉल के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नो गपशप, नो बकबक, सिर्फ काम की बातें। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ईपीएफ के रूल्स क्या हैं। अगर किसी कंपनी में 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो उस कंपनी को ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। वहाँ पे काम कर रहे वर्कर को ईपीएफ की फैसिलिटी देना कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 या उससे कम है तो उसके सैलरी पर ईपीएफ काटना मैंडेटरी है, और अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो ये ऑप्शनल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जिस सैलरी की बात कर रहा हूँ, इस सैलरी में बेसिक्स प्लस डीए यानी डियरनेस अलाउंस दोनों मिक्स करके इस सैलरी की कैलकुलेशन होती है। जनरली प्राइवेट सेक्टर में डीए नहीं दी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में डीए प्रोवाइड करी जाती है। इसलिए पीएफ का जो कैलकुलेशन होता है वो दोनों मिलकर जो अमाउंट आती है उस पर कैलकुलेशन होती है इसकी। आइए ईपीएफ के बेनिफिट के बारे में भी जान लेते हैं। ईपीएफ के जो अमाउंट डिपॉजिट होती है यह बहुत ही मिनिमम रिस्क की होता है, यानी इस पर जो रिस्क होता है बहुत ही कम होती है। यह एक टैक्स फ्री सेविंग्स है। इसमें जो अमाउंट आपको मिलती है वह अंडर सेक्शन 80C के तहत इसमें छूट दी जाती है। इसमें डिपॉजिट होने वाले अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी यह टैक्स फ्री होती है। इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वह भी टैक्स फ्री होती है, और रिटायरमेंट के बाद जो फाइनल अमाउंट मिलती है उसमें भी एग्जम्पशन दी गई है। जिन एम्प्लॉय का ईपीएफ डिडक्ट होता है उन्हें ईडीएलआई यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के तहत लाइफ की कवरेज दी जाती है। अगर इस पीरियड में उनकी डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को, उनके डिपेंडेंट को एक लम्प सम अमाउंट कवरेज के रूप में दी जाती है। ईडीएलआई के बारे में मैं और डिटेल्स में आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जिन एम्प्लॉई का ईपीएफ अमाउंट डिडक्ट होता है उन्हें यूएएन की फैसिलिटी दी जाती है, यानी उनका वन टाइम ईपीएफ अकाउंट ओपन होता है। इसके बाद अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो यह अकाउंट आपका नेक्स्ट एम्प्लॉयर को ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी हर एम्प्लॉयर के लिए आपको अलग अलग ईपीएफ अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड्स, ईपीएफ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है, यानी अगर ईपीएफ में एम्प्लॉय के 12% का कंट्रीब्यूशन है तो एम्प्लॉयर भी उतना ही कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में देता है। कुछ खास कंडीशन ऐसे होते हैं जहां पर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 10% भी होती है और एम्प्लॉयर भी उतना ही कंट्रीब्यूशन उसमें करता है। जैसे मान लो किसी कंपनी को सिक डिक्लेयर करा गया है या फिर एम्प्लॉई की स्ट्रेंथ 20 से कम है, क्योंकि एक बार अगर कंपनी ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन करा लेती है तो उसे, अगर उसकी वर्कर 20 से कम है तो भी उसे इस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। आइए अब मैं आपको एक कैलकुलेशन के तहत इसको समझाता हूँ। यहाँ पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 12% होता है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें 8.33 जो होता है, और ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में डिपॉजिट होती है, और 3.67 जो होता है वो ईपीएफ अकाउंट में जमा होती है। फ्रेंड्स, ये जानने वाली बातें हैं कि एम्प्लॉयर को 1% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, यानी एम्प्लॉयर को टोटल 13% डिपॉजिट करने पड़ते हैं। 0.5 जो होता है वो ईडीएलआई में डिपॉजिट होती है, और 0.5% जो होता है वह ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस में जमा होती है। जहां पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% है, वहां एम्प्लॉयर को 8.33% जो होता है वो ईपीएस में जमा करनी पड़ती है, और 1.67 जो परसेंटेज है वह ईपीएफ में जमा कर लेती है, और ईडीएलआई में 0.5% और ईपीएफ एडमिन में 0.5% जमा करनी पड़ती है। ईपीएफ का जो कैलकुलेशन होता है वो जनरली दो तरह के होते हैं। एक तो जिनकी सैलरी 15,000 से कम है, दूसरा जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है। फ्रेंड्स, यहाँ सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए है। पहले वाले सिचुएशन में मान लिया कि सैलरी जिसकी 15,000 से कम होती है उसके लिए क्या कैलकुलेशन होगा। मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 12,000 है तो एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उसकी सैलरी का 12% ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वह ईपीएस में 12,000 का 8.33% होगा,
EPF में 12,000 का 3.67% होगा, EDLI में 12,000 का 0.5% होगा और EPF एडमिन चार्जेस में 12,000 का 0.5% होगा। अब दूसरा सिचुएशन आता है, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। इसमें भी पहला कंडीशन ये है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यानी 15,000 पे 12% डिडक्ट किया जाए या फिर 1,800 रुपया जो पर मंथ है वो फिक्स हो जाए। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो यहाँ भी दो सिचुएशन सामने निकल के आते हैं। इसमें दो तरह की कैलकुलेशन होती है। पहली कैलकुलेशन में जो मैंडेटरी अमाउंट है यानी 15,000 का 12% डिडक्ट करी जाती है, यानी एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 12% होगा 15,000 पे और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 15,000 का 8.33% EPS में जाएगा। दूसरा 15,000 का 3.67% उसकी EPF में जाएगा और 0.5% जो है वह EDLI में जाएगी और 0.5% नेक्स्ट जो बचती है वह EPF एडमिन चार्जेस में जाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ कंपनियों में ऐसा होता है, अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है उससे एम्प्लॉय ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के बराबर ही कंट्रीब्यूट कर देता है, यानी जो बेसिक क्राइटेरिया है 15,000 की उससे ज़्यादा EPF में कंट्रीब्यूशन होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के द्वारा। ऐसे सिचुएशन में जो कैलकुलेशन सामने निकल के आती है या उसकी कैलकुलेशन कैसी होती है अब मैं आपको बताता हूँ। मान लिया किसी एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 है, ऐसे में 30,000 पर 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वह 15,000 पे 8.33% होगा जो पेंशन स्कीम में जाएगी। इसके बाद 30,000 पर 12% जो कैलकुलेट होगा उसमें 15,000 का 8.33% माइनस करने के बाद जो बचेगी वह पूरी की पूरी EPF की स्कीम में जाएगी और 0.5% जो होगा वो EDLI स्कीम में जाएगी और उसके बाद जो बचता है 0.5% वह एडमिन चार्जेस में चले जाएंगे। अब मैं विड्रॉल के बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि अगर आपका पैसा EPF में डिडक्ट हो रहा है तो वह दो तरह के अकाउंट में जमा होती है। पहला है EPS अकाउंट यानी जो पेंशन स्कीम होती है, दूसरा है EPF अकाउंट यानी जो प्रोविडेंट फंड में जमा होती है। फ्रेंड्स, आप EPF का पैसा जो होता है वो 100% अपने रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं। इसमें यह जानना ज़रूरी है कि रिटायरमेंट की जो एज कंसिडर करी जाती है वह 58 से यानी 58 साल से कंसिडर करी जाती है। अगर आपकी एज 57 ईयर्स है तो आप अपने EPF का 90% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पार्शियल विड्रॉल भी अप्रूव करे जाते हैं जो कि इमरजेंसी ग्राउंड पर होती है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या मैरिज पर्पस हो आदि। इस तरह की जो रीज़न होते हैं उसके लिए पार्शियल अप्रूवमेंट यानी पार्शियल EPF विड्रॉल आप कर सकते हैं। अगर 5 साल के बाद आप करते हैं तो आपको किसी भी तरह का टैक्स लायबिलिटी नहीं पड़ती है। अगर आप 5 साल से पहले EPF अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो इस पर टैक्स लायबिलिटी बनती है और 5 साल के बाद करते हैं तो वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो पूरी डिटेल्स में है और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो कोशिश करें कि EPF का पैसा ना निकालें, बहुत इमरजेंसी हो तभी निकालें, क्योंकि जब आप दूसरी जगह जॉब पकड़ेंगे या किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो यह EPF अकाउंट फिर से वहाँ कंटिन्यू हो जाता है। इस EPF अकाउंट में वहाँ से जो EPF आपका पैसा डिडक्ट करी जाती है वो इसमें डिपॉजिट होती है। इसके अलावा आपके जॉब छोड़ने के बाद अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 2 महीने से ज़्यादा बनी रहती है तो आप अपने EPF अकाउंट से पैसा 100% निकाल सकते हैं। पर ध्यान रहे, अगर यह 5 साल से पहले होता है तो इस पर टैक्स लायबिलिटी बनती है। सो फ्रेंड्स, आई होप यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर यह ज़रूर बताएं कि यह आपको वीडियो कैसी लग रही है।